महाकुंभ में हुए इस दर्दनाक हादसे से दुनिया भर के हिंदू सदमे में हैं और लगभग पूरा भारत दुखी है। मैं लगभग पूरा भारत कह रहा हूं, पूरा भारत नहीं कह रहा, क्योंकि पूरे भारत में कुछ ऐसे गिद्ध भी हैं जो महाकुंभ में लाशें गिरने का इंतजार कर रहे थे और वो तमाम गिद्ध आज मन ही मन में खुश हो रहे हैं। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के शाही स्नान से कुछ घंटे पहले देर रात 1 से 2 बजे के बीच मची भगदड़ में करीब 30 लोगों की जानें चली गईं। 30 निर्दोष लोग हमेशा हमेशा के लिए मां गंगा की गोद में समा गए। 30 लोगों की जानें गई हैं और इसके अलावा 90 करीब लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हो गए हैं। महाकुंभ में हुए इस दर्दनाक हादसे से दुनिया भर के हिंदू सदमे में हैं और लगभग पूरा भारत दुखी है। मैं लगभग पूरा भारत कह रहा हूं, पूरा भारत नहीं कह रहा, क्योंकि पूरे भारत में कुछ ऐसे गिद्ध भी हैं जो महाकुंभ में लाशें गिरने का इंतजार कर रहे थे और वो तमाम गिद्ध आज मन ही मन में खुश हो रहे हैं। कुछ लोग मन ही मन में खुश हो रहे हैं, कुछ लोग खुलकर अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मौके का इंतजार कर रहे हैं। 1 या 2 दिन बाद देखिएगा ये जो गिद्ध हैं किस तरह से टूट पड़ेंगे, किस तरह से इन शवों पर, इन मौतों पर किस तरह की राजनीति करेंगे। बस 1 से 2 दिन का इंतजार कीजिए। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ गिद्ध तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी से ही अपनी खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया है। कोई नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहा है, कोई योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहा है। अब देखिए ना, मैंने बीबीसी की एक रिपोर्ट देखी। बीबीसी की उस रिपोर्ट के बाद जो रिएक्शंस थे उसमें कुछ लोग जो हैं जो इमोजी लगा रहे थे, उसमें हंसने की, पत्ती से निकालने की इमोजी निकाल रहे थे। उन लोगों के नाम आपको पढ़ देता हूं। ऐसे कई नाम है लेकिन सिर्फ कुछ नाम पढ़ देता हूं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये गिद्ध कौन हैं जो प्रयागराज में, जो महाकुंभ में दरअसल इंतजार कर रहे थे कि कब वहां कुछ शव गिरेंगे और कब वो जश्न मनाएंगे। इनके नाम सुनिए। इनके नाम है गनी अंसारी, इनका नाम है मोहम्मद शकील, इनका नाम है नूर मोहम्मद, इनका नाम है सैफी जी, इनका नाम है सैयद यूसुफ, इनका नाम है वीरेंद्र सिंह और इनका नाम है रिजवान चौधरी। ऐसी लंबी लिस्ट है, मैं आपको सिर्फ कुछ नाम बता रहा हूं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कौन गिद्ध हैं जो प्रयागराज में शवों के गिरने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे तो आम लोग हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़े बड़े लोग भी हैं, बड़े बड़े नाम भी हैं जो इस बात का जश्न मना रहे हैं या इस बात की हंसी उड़ा रहे हैं। अब देखिए ना, पुण्य प्रसून वाजपेयी देश के एक जाना माना बड़ा पत्रकार है। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने क्या ट्वीट किया? पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ट्वीट किया, अब नहीं कहोगे प्रयागराज आना, तुम्हें कुंभ दिखाएंगे। अब नहीं कहोगे प्रयागराज आना, तुम्हें कुंभ दिखाएंगे। इस तरह से ट्वीट करके, इस तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट करके पुण्य प्रसून वाजपेयी जो हैं वो इस तरह से प्रयागराज और तमाम जो प्रबंध किए गए थे, तमाम जो लोग श्रद्धालु पहुंच रहे थे, उनके लिए जो इंतजाम किए गए थे, उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। हिंदुओं के इतने बड़े पर्व की खिल्ली उड़ा रहे थे। और विनोद कापड़ी नाम का भी एक पत्रकार है, अपने आप को फिल्मकार कहता है, पत्रकार है। वो क्या कर रहा है, उसने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट किया और उसने सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। बड़ा आसान है योगी आदित्यनाथ पर आप निशाना साधे, बड़ा आसान है आप नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इतने बड़े आयोजन में ये जो हादसा हुआ, इस हादसे के महज 3 घंटे बाद पूरी स्थिति पर काबू पा लिया गया और उसके बाद दिन भर महाकुंभ में करीब 8 से 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया, मां गंगा का आचमन किया, गंगा जी में डुबकी लगाई, स्नान किया। 8 से 10 करोड़ लोग, जी हां। क्या इसको आप नहीं देखेंगे? ये ठीक है कि ये जो दुर्घटना हुई, ये नहीं होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये दुर्घटना थी या कोई साजिश, मैं इस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर पूरे प्रशासन ने इस पूरे व्यवस्था पर काबू पा लिया और काबू पाने के बाद स्थिति नियंत्रण में आई और उसके बाद स्नान शुरू हो गया।
लेकिन इसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी हमारे संतों की भी। जब यह हादसा हुआ तो संतों ने इस बात की घोषणा की, क्योंकि प्रयागराज में करोड़ों लोग पहुंच चुके थे और करीब करीब जो है करोड़ों, देश भर से करोड़ों लोग आए थे। तुरंत जितने संत हैं, जितने अखाड़ा परिषद है, जितने अखाड़े हैं, उन सब ने ऐलान किया कि पहले जो भीड़ आई है देश भर से जो लोग आए हैं, पहले वो लोग स्नान कर लें, उसके बाद हम लोग स्नान करेंगे। और जो अखाड़े के जो संत थे उनके इस ऐलान के बाद आम लोगों ने स्नान किया। सोचिए कि एक तरह से उन्होंने इस परंपरा को, क्योंकि इस परंपरा यह है कि जो मौनी अमावस्या होती है, शाही स्नान होता है, उसमें सबसे पहले संत लोग, उसमें सबसे पहले अखाड़े से जुड़े लोग जो हैं वो लोग स्नान करते हैं। लेकिन कितना बड़ा उन्होंने दिल दिखाया, किस तरह से उन्होंने सनातन की जो मौन शक्ति है उसका प्रदर्शन किया कि उन्होंने कहा पहले देश भर से आए लोग नहा लें, क्योंकि इतनी करोड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं, वो लोग निराश ना हो। तो इस भगदड़ के बाद संतों ने जिस तरह से गरिमा का परिचय दिया, वो अपने आप में गर्व का विषय है। लेकिन ये लोग कौन है जो मजाक उड़ा रहे हैं? ये लोग कौन है जो सवाल उठा रहे हैं? इनके सवालों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं इनसे सवालों पर जवाब नहीं दूंगा। अभी मैं इस साजिश की जरूर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं, इस पूरे हादसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ कितने दुखी हैं, कितनी पीड़ा में, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि रात को 1 से 2 बजे के बीच यह घटना हुई। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 3 से 4 बार योगी आदित्यनाथ को फोन किया, बार बार उन्होंने फोन किया, पूछा कि क्या सिचुएशन है, पूछा कि किसी मदद की जरूरत तो नहीं है, पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, पूछा किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकता है, पूछा कि किस तरह से डैमेज कम से कम हो। उन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे थे, उनका मार्गदर्शन कर रहे थे, एक एक चीज पर नजर रख रहे थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता है, जिन्हें बहुत एक कड़क प्रशासक माना जाता है, जब वो इस हादसे के बारे में बात कर रहे थे तो उनका गला रूंध गया। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा पाए, उनकी आंखों में जैसे आंसू आकर ठहर गए। सुनिए किस तरह से उन्होंने अपने मन की पीड़ा, कैसे उस पर वो काबू नहीं कर पाए और कैसे कैमरे के सामने वो बिल्कुल भावुक हो गए। उनका रिएक्शन सुनिए। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन,
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। सोचिए, अगर आप और हम कोई छोटा सा आयोजन करते हैं, परिवार में, घर में कोई छोटा सा आयोजन करते हैं, अपने मोहल्ले में कोई छोटा सा आयोजन करते हैं, 500, 1000, 1,500, 2,000 लोग आ जाएं, तो हमारी सांसें फूल जाती हैं। हमको इस बात की चिंता होती है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब ऐसी जगह पर जहां 10 करोड़ लोग एक दिन में पहुंचे, वहां पर इतने इंतजाम किए गए थे, सारी तैयारियां थी, लेकिन फिर भी हादसा हो गया, तो कितनी दुख, कितनी पीड़ा हो रही होगी योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्योंकि ये कुंभ जो है बिना किसी बाधा के निपट जाए, बिना किसी हादसे के हो जाए, इसके लिए पूरी ताकत लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी यह हादसा हो गया। कैसे हादसा हुआ, यह अपने आप में जांच का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है, 3 सदस्यीय एक टीम का गठन कर दिया है। 1 महीने के अंदर वो टीम अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन ये रिपोर्ट आए उससे पहले कई बहुत बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं। उन सवालों पर मैं फिर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, 10 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठे हुए, ये मामूली बात नहीं है। ब्रिटेन की आबादी 10 करोड़ नहीं है, कनाडा की आबादी 10 करोड़ नहीं है, वियतनाम की आबादी 10 करोड़ नहीं है, पूरे दक्षिण कोरिया की आबादी 10 करोड़ नहीं है, इटली की आबादी 10 करोड़ नहीं है, फ्रांस की आबादी 10 करोड़ नहीं है। दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जिनकी पूरी आबादी 10 करोड़ नहीं है। उसके बावजूद अगर 10 करोड़ लोग एक दिन एक जगह जुट रहे हैं और सब एक लक्ष्य के साथ कि उन्हें गंगा में स्नान करना है, मां गंगा का आचमन करना है, तो उसके लिए कितने इंतजामों की जरूरत है आप कल्पना कर सकते हैं। वो सब इंतजाम किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद यह हादसा हुआ। बहुत दुखद है। कई लोग कह रहे हैं कि ये वीआईपी कल्चर के कारण हादसा हुआ। कई लोग इस बात पे सवाल उठा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि जो वीआईपी कल्चर है, वीआईपी कल्चर है। लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो आपको बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पक्की जानकारी है, और आप कहीं से भी मालूम करें आपको मालूम पड़ेगा, वीआईपी जितनी व्यवस्थाएं थी वो शाही स्नान के दिन, जो कि मौनी अमावस्या के दिन, सारी जो वीआईपी जो व्यवस्थाएं थी उनको कैंसिल कर दिया गया था। वीआईपी वाहनों के पास कैंसिल कर दिए गए थे, वीवीआईपी जो लोग थे उनके पास कैंसिल कर दिए गए थे। साफ तौर पर कह दिया गया था कि इस दिन, जबकि 8 से 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, कोई वीआईपी नहीं आएगा और किसी वीआईपी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, किसी वीआईपी का पास नहीं चलेगा, कोई वीआईपी पास लगी हुई गाड़ी आएगी नहीं। इससे पहले जब अमित शाह पहुंचे थे जिस दिन स्नान करने के लिए, उस दिन कुछ लोगों को जो है तकलीफ हुई थी। इसके वीडियोस आए, लोगों ने बताया, क्योंकि उस दिन प्रशासन ने जो है वीआईपी व्यवस्था में थी, जिसके कारण कई लोगों को तकलीफ हुई। सुरक्षा के कारण से जो इंतजाम किए गए उसके कारण कई लोगों को तकलीफ हुई। लेकिन जिस दिन ये हादसा हुआ उसके 2 दिन पहले सभी वीआईपी व्यवस्थाएं भंग कर दी गई थी। तो इसलिए वीआईपी कल्चर का नाम लेकर के इसको जो लोग कह रहे हैं वीआईपी कल्चर के कारण, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और वो गिद्ध हैं जो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कुंभ में हादसे होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस बार योगी और मोदी की सरकार थी, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि इस बार कोई हादसा नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी लोगों को उनसे उम्मीद नहीं थी। आपको मालूम है 1954 में भारत में आजादी के बाद पहला कुंभ हुआ था। मैंने कल भी वीडियो बनाकर उसके बारे में आपको बताया था। जो 1954 में पहला कुंभ हुआ था उसमें जो है दरअसल वीवीआईपी कल्चर के कारण उसमें 1000 लोगों की जाने गई थी। 1000 लोगों की जाने गई थी। सोचिए, नेहरू जी वहां पर गए स्नान करने के लिए और उसके कारण 1000 लोगों की जानें चली गई थी। तो वो वीवीआईपी कल्चर था। इसके अलावा जो है, मैं फिर से कहता हूं कि ये इस तरह की चीजें कुंभ में होती हैं, लेकिन इस बार लोग कह रहे थे कि योगी और मोदी हैं तो कोई हादसा नहीं घटेगा। ये लोग बार बार कह रहे थे और इनसे उम्मीद थी कि भाई इस तरह की चीज नहीं होगी, लेकिन फिर भी दुखद हादसा घट गया। इसके पहले जो उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ था उसमें हमने देखा अखिलेश यादव की सरकार थी और अखिलेश यादव की सरकार में भी स्टैम्पीड हुई, जिसमें करीब करीब 50 लोग जो है उनकी जानें चली गई। और तब जो है उस वक्त अब उन दोनों चीजों से, ये जो घटना थी जो 1954 की और जो अखिलेश यादव की सरकार के समय जो घटना हुई, इसका कंपैरिजन अगर आप इससे करेंगे तो इससे आपको एक बात समझ आएगी कि कम से कम इतना जरूर हुआ कि जो हालात पर नियंत्रण बड़ी तेजी से
पाया गया और बहुत तेजी से स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। ये जरूर है। मैं आपको कल भी अपने वीडियो में बता चुका हूं, 1954 में जब पहला हादसा हुआ था, जब आजादी के बाद पहला हादसा कुंभ में हुआ, तो बाकायदा नेहरू जी ने, उनकी सरकार ने तो ये मानने से इनकार कर दिया था कि लोगों की मृत्यु हुई है, बल्कि ये कह दिया गया था कि नहीं, कुंभ में जाने वाले नहीं, वो भिखारी हैं, कुछ वो कुचल कर मर गए। तो ये कुंभ में जाने वालों को भिखारी कहकर और भिखारियों की मौत का मजाक उड़ा के कह गया। और दूसरी बात ये भी मैंने आपको बताई थी कि उस समय जो है लोगों को पता ना चले, तो करीब करीब लाशों को, जितनी जो लाशें थी उनमें से ज्यादातर लाशों को पेट्रोल डाल करके उनको उसी समय आग जला दी गई थी कि कोई सबूत ना मिले। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाने की कोशिश हुई है। योगी आदित्यनाथ ने खुद आकर के बताया, और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जिम्मेदारी भी ली। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, और ये बड़ी बात है। फिर लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदारी लेने से नहीं चलेगा ना, जांच के बाद ये बात सामने आनी जरूरी है कि ये घटना क्यों हुई। अब जब घटना क्यों हुई इसकी बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जिसकी मैं बार बार जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूं, वो सबसे बड़ी बात यही है कि ये हादसा था या दरअसल साजिश थी। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि उस वक्त जब भगदड़ मची, वो जो प्रत्यक्षदर्शी वहां थे, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान आप सुनिए। मैं आपको उन बयानों की कुछ बयान सुनाने की कोशिश करूंगा, या कुछ लोगों की मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिनके बयान अलग अलग टीवी चैनल्स पर हैं। ललन टॉप जो है इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो है चैनल, उसकी आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि कॉपीराइट का मामला होगा इसलिए मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूं। एनडीटीवी के पर भी आप देखिएगा, और तमाम और भी आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, आपको ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज मिलेंगे। इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो बता रहे थे कि भाई कई सारे लड़के, अचानक से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कई सारे लड़के जो हैं वो वहां पर आए, और वो लाल झंडा लिए लड़के थे, और उन्होंने अचानक से धक्का देना शुरू कर दिया। और एक महिला ने तो बताया कि मेरे को जानबूझकर धक्का दिया, धक्का देखो मेरे को गिरा दिया गया, मैं गिरी तो मेरे ऊपर 8-10 लड़के गिर पड़े, मेरा सांस रुकने लगा। इस तरह से ये भी बताया गया कि ये सब जो है इस तरह से जो है, ये एक या दो व्यक्ति नहीं, ऐसे दर्जनों लोग प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि धक्का मुक्की वहां पर जानबूझकर की गई, जानबूझकर लोगों को गिराया गया। मैं ही जानता हूँ 5-6 का झुंड का कुछ है, वो लोग जानबूझ के कुछ असामाजिक लोग है यहाँ पे। ये झंडा, लाल झंडा लेके आया था, और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। क्या दीदी क्या हुआ था आप लोग? कहा तुमने, एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके, सब गिरा दिया, अचानक से गिर गया, और गिरे से गिरे तो पटक गए, और मेरे ऊपर 10 आदमी खड़ा हो गया। बचते नहीं आपके ऊपर कोई चढ़ गया था? 10 आदमी, 10 ज्यादा ही होगा। तब एक लड़का था, उसके बेल्टी पकड़े और हम उठे। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि जानबूझकर गिराया, कुछ लोग लाल झंडा लेकर, कुछ लड़के आए, वो धक्का दे रहे थे, वो गिरा रहे थे, वो इस तरह की चीजें कर रहे थे, आखिर ये लोग कौन थे, इसकी जांच होनी जरूरी है। और उम्मीद करता हूं कि जब ये जांच होगी तो उस जांच में ये सच हमारे सामने आएगा, और ये बात हमारे सामने आएगी कि आखिर कौन लोग थे जो लाल झंडा लेकर आए और लोगों को जानबूझकर धक्का दे रहे थे, लोगों के ऊपर चढ़ रहे थे, और इस तरह की जो है दुर्घटना हो जाए उसकी शायद कुछ प्लानिंग के साथ आए थे। ये बात हम यूं नहीं हवा में नहीं कह सकते। मतलब ये नहीं है कि आप इसको कहें कि ये बेबुनियाद बात है कि नहीं ये तो कुछ हादसा नहीं हो सकता। ये हादसा हो सकता है, इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि अभी आपको अच्छी तरह से मालूम है 19 जनवरी को जो सेक्टर 19 है, जो प्रयागराज में जो कुंभ की जो पूरा कॉलोनी बनी है, कुंभ का जो पूरा जिला बना है, उस सेक्टर 19 में वहां पर आग लगी थी। और वो आग जो लगी थी, उस आग को लेकर भी बहुत सारी आशंका है, उस आग को लेकर भी जांच जारी है। लेकिन उस आग को लेकर जो जांच एजेंसियां जो अब जो पूरा का पूरा पड़ताल कर रही हैं, उनकी पूरी की पूरी पड़ताल इस एंगल पर आकर आ गई है कि ये आग लगी नहीं थी, दरअसल ये आग लगाई गई थी। ये जो 19 जनवरी को आग लगी थी, ये गीता प्रेस के शिविर में लगी थी, और उसमें करीब गीता प्रेस की 170 जो कैंप लगे थे वो सब जलकर पूरी तरह से राख हो गए थे। ये जो गीता प्रेस में आग लगी, इसके बारे में जो बताया जा रहा है कि 3 मिनट के अंदर बाकायदा, एक तरफ आपको ये भी देखना चाहिए कि कैसे इंतजाम किए गए, हादसे हुए, लेकिन हादसों पर कंट्रोल पाने के लिए कितनी तेजी से हुआ। उसमें 170 कैंप जल गए थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को कोई आंच नहीं आई। 3 मिनट के अंदर जो है दमकल की गाड़ियां और पूरा प्रशासन एक्टिव हो गया था, और उसके बाद इस हादसे को जो है
जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया सिर्फ 3 मिनट के अंदर। लेकिन जो गीता प्रेस के ट्रस्टी हैं उनका बयान अगर आपने सुना होगा, गीता प्रेस के ट्रस्टी ने खुद कहा, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि कोई गैस का सिलेंडर फट गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन गीता प्रेस के ट्रस्टी ने कहा कि ये जो चिंगारी आई थी ये बाहर से आई थी, बाहर से चिंगारी आई थी। कुछ लोगों ने यह भी बताया, प्रत्यक्षदर्शी ने, कि ट्रेन, क्योंकि ट्रेन का पुल ऊपर से जाता है, कि किसी ने ट्रेन से जो है कोई जलती हुई चीज फेंकी। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 19 तारीख को जो अग्नि कांड हुआ और अब जो मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई, इसके पीछे कोई साजिश हो, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे नेता, बहुत सारे गिद्ध जो हैं वो नहीं चाहते कि ये महाकुंभ जो है वो शांति से हो, नहीं चाहते कि महाकुंभ जो है वो सुरक्षित खत्म हो जाए, क्योंकि महाकुंभ को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं। उनकी पूरी की पूरी कोशिश है, उनकी पूरी की पूरी साजिश हो सकती है, इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं, उस दिन जो आग लगी वो भी, और आग जो लगी थी, आपको ये भी जानकारी शायद होगी या नहीं होगी तो आपको बता दूं, ये आग जो लगी थी इसके करीब करीब कुछ ही दूर, ये जो आग जो लगी उसके 1 घंटे के, जहां पर आग लगी जिस रास्ते से, उस रास्ते के पास से 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरने वाले थे। तो ये किसी जो है साजिश की आशंका इसलिए भी लगती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ 1 घंटे बाद वहां से गुजरने वाले थे और जहां आग लगी उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही उनकी योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी था। तो क्या ये योगी आदित्यनाथ को टारगेट बनाने के लिए किया गया था? इस आशंका से भी इनकार नहीं कर सकते। इन सब की जांच चल रही है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, क्योंकि ये लोग शिद्दत से, दिल से चाह रहे थे कि योगी मोदी को बदनाम करना है, योगी मोदी जो है सफल ना होने पाए, इतना बड़ा आयोजन, 40-45 करोड़ लोग आए और कोई हादसा ना हो, उसके लिए साजिशें रची जा रही थी। ऐसा नहीं है कि इन साजिशों पर जो गुप्तचर एजेंसियां उनकी निगाह नहीं थी, ऐसा नहीं है कि सरकार अलर्ट नहीं थी, सरकार भी इसके लिए अलर्ट थी। लेकिन उसके बावजूद जो है, अगर ये हादसा या साजिश हो गई है तो ये दुखद है और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में सब चीजें सामने आएंगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि ये साजिश जो है उससे इनकार इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 सालों में हिंदुओं का कोई भी पर्व, फिर से कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हिंदुओं का कोई भी पर्व ऐसा नहीं बीता जिस पर्व को लोगों ने निशाना ना बनाया। वो निशाना बनाने वाले जिहादी भी हो सकते हैं, वो निशाना बनाने वाले कुछ जो है फॉरेन फंडेड एनजीओ के लोग भी हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो साजिश में लगे। लेकिन पिछले 2 से 3 सालों के अंदर हिंदुओं के हर त्योहार को, हर पर्व को निशाना बनाया गया, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, या जो है वर्ष प्रतिपदा हो, हिंदू वर्ष प्रतिपदा हो, या कोई भी शोभा यात्रा हिंदुओं की हो, गणेश चतुर्थी हो, हर कार्यक्रम को, हर हिंदुओं के पर्व को निशाना बनाया गया। और जब छोटे छोटे पर्वों को इन लोगों ने नहीं छोड़ा तो महाकुंभ जैसे पर्व को ये लोग कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये एक साजिश हो सकती है जो तमाम लोग जो हैं, क्योंकि फिर से कह रहा हूं कि अगले 2, 3, 4 दिन में देखिएगा ये जो विनोद कापड़ी, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ये जो गिद्ध जो यूट्यूबर हैं, ये लोग और पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, उनके नेता किस किस तरह के बयान देंगे, किस किस तरह के वीडियो बनाएंगे, लोगों ने शुरू कर दिया। और भी बड़े सारे लोग आएंगे और इसको लेकर सवाल उठाएंगे। कुछ विदेशी मीडिया ने तो इस पूरे मामले की जिस तरह से रिपोर्टिंग करी वो भी अपने आप में बड़ा दुखद है। अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद अफवाह फैलाने की कोशिश की गई क्योंकि अफवाह फैला दिया जाए ताकि मामला और बढ़ जाए, मौनी अमावस्या जैसा स्नान जो है उसमें खलल पड़ जाए। ये सब कोशिशें, ये सब साजिशें भी हुई हैं। ये तो सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो आपको खुलकर दिखेगा। तो जो लोग इस हद तक ओपनली इस तरह से मजाक बना रहे हैं, ओपनली इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, ओपनली इस तरह की जो है मजे ले रहे हैं, तो वो ढक छुप कर किस तरह की साजिशें कर रहे होंगे इसका तो अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस दुखद जो घटना के लिए जो है मुझे लगता है हमें जांच का इंतजार करना चाहिए, लेकिन साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जो लोग माँ गंगा की गोद में हमेशा के लिए समा गए, उनको श्रद्धांजलि, उनके परिवारों के लिए 25 लाख का मुआवजे का ऐलान किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन कोई भी मुआवजा किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन लोगों ने साजिश की है उन्होंने
सिर्फ योगी और मोदी को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों की कोशिश तो ये होगी ना कि कैसे मोदी और योगी सरकार को बदनाम किया जा सके, उनकी साजिश होगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ मोदी और योगी को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया, हिंदू धर्म को निशाना बनाया, हिंदू पर्वों को निशाना बनाया, और इससे भी आगे जाकर कहता हूं उन्होंने भारत को निशाना बनाया है। तो अगर ये साजिश है तो ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश है, और अगर ये साजिश है तो ये भारत के खिलाफ साजिश है। इसलिए जिन लोगों ने अगर ऐसा किया, अगर इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है, कुछ लोगों की साजिश है, तो उनका चेहरा देश के सामने आना ही चाहिए। और उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं, और इन सब के जो घर हैं, इन सब के जो है तंबू भी उखड़ेंगे, और इन पर बुलडोजर चलते हुए भी हम देखेंगे। यही जो है मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो 30 लोग जिनकी जान गई, उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।